हेलो सर। हेलो, कैसे हो भाई? सर मैं ठीक हूँ। तो सर मेरे भी कुछ क्वेश्चन हैं और हमारी ऑडियंस के भी कुछ क्वेश्चन हैं हेयर ट्रांसप्लांट को लेके। तो जैसे कि आप देख रहे हो रिजल्ट से काफी ऑडियंस भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। तो फिर भी कुछ लोगों के सवाल रहते हैं सर, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा बैठ जाए। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रहता है, जैसे मैंने सीधा यूट्यूब अपना खोल रखा है, जो जो कमेंट आए हुए हैं मैं उन सभी का ही जवाब आज सर से लेंगे सीधा, क्योंकि मैं अपने हिसाब से देता, सर एक्सपीरियंस के हिसाब से देंगे। ठीक है, तो सर सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा ये है और ऑडियंस का, ये हेयर ट्रांसप्लांट कराना किसको चाहिए? अब बहुत से लोग होते हैं जिसको इंजेक्शन देख के डर लग जाता है, ऐसे बहुत सारे रहते हैं जो ट्रीटमेंट देख ही नहीं पाएंगे, तो क्या उनको कराना चाहिए सर? देखो, हेयर ट्रांसप्लांट एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है, करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए बंदे पे डिपेंड करता है। इसका कोई मेडिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। अगर आपके बाल नहीं है और हमें लगता है कि मेडिसिन से या जो पीआरपीस वगैरह से बाल नहीं आप आ सकते, डैमेज एडवांस्ड है, तो उस केसेस में हम ट्रांसप्लांट करते हैं। उसमें दो मेन क्राइटेरिया होते हैं। एक तो आप फिट होने चाहिए कि आप प्रोसीजर के लिए जा सको, जिसको हम मेडिकल फिटनेस फॉर प्रोसीजर कहते हैं। और दूसरा आपका डोनर एरिया पे जो बाल है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कई बार हम बॉडी हेयर भी यूज कर सकते हैं। सो मोटे तौर पे जिसको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है एडवांस स्टेजेस में और वो चाहता है कि उसके बाल आ जाए, तो वो ट्रांसप्लांट से संभव है। अभी नेक्स्ट है सर, रिजल्ट अमेजिंग रिजल्ट गुड। ये इसके बाद सर अगला कमेंट आया हुआ है एक भाई का, तो वो पूछ रहा है कि जो हम टैबलेट यूज करते हैं क्या उनके कोई साइड इफेक्ट होते हैं सर? देखो, हम जो हेयर लॉस के लिए मेडिकेशंस यूज करते हैं वो जनरली 2-3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले तो जो हम यूज करते हैं वो हम एक मिनॉक्सिडिल करके हमारा एक सोल्यूशन या स्प्रे यूज करते हैं, जिसका काम होता है कि जो स्कैल्प वाला जहां पे हम उसको यूज कर रहे हैं उसकी ब्लड सप्लाई इंक्रीज करें। उससे जो हमारा हेयर लॉस है वो कंट्रोल हो जाता है, और जो ट्रांसप्लांट के बाद भी हम यूज करते हैं तो हेयर रीग्रोथ में भी हेल्प करती है। दूसरा जो हम यूज करते हैं वो हम विटामिन यूज करते हैं, ताकि जो जो विटामिन हमें बॉडी में रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल करें। और तीसरा एक जो सबसे जो कंट्रोवर्शियल मेडिकेशन है जिसको हम कहते हैं फिनेस्ट्राइड, ठीक है, वो हम यूज करते हैं। उसमें कुछ लोगों में, लेकिन वो जो परसेंटेज है वो लेस देन 2 to 4% होता है। थोड़ा सा इश्यूज आते हैं मेनली कि जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है वो कम हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी पेशेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जिनमें प्रॉब्लम आती है उनमें भी मेजॉरिटी में साइकोलॉजिकल होता है कि उनको पता होता है तो वो उससे कोरिलेट करते हैं। और तीसरा, किसी को प्रॉब्लम आए भी तो अब मेडिकेशन हम बंद कर सकते हैं और टोटली रिवर्सिबल होता है और बिल्कुल वो ठीक हो जाता है। जनरली जो हम डोज यूज करते हैं, पर्सनली जो मैं यूज करता हूँ वो हाफ डोज यूज करता हूँ ट्रांसप्लांट के बाद, ताकि हमें सेफ्टी भी रहे और हमें उसका रिजल्ट भी मिल जाए। अभी सर आपने एक शब्द यूज किया फिनेस्ट्रेबल सेल्स कुछ, तो इस तरह के कुछ कमेंट में एक नाम आया था के बारे में सारा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन तो मुझे मतलब पता नहीं था कि ये क्या है, तो इसने शब्द यूज किया फिनेस्ट्रेड। कितना mg कंटिन्यू है वीकली एंड अदर एनी मेडिसिन इसके साथ चलती है? फिनेस्ट्रेड वही जो मैं कह रहा था, जनरली जो उसकी रिकमेंडेड डोज है वो 1 मिलीग्राम एवरी डे होती है। जो हम जनरली यूज करते हैं पोस्ट ट्रांसप्लांट 1 मिलीग्राम एवरी ऑल्टरनेट डे यूज करते हैं। ठीक है, उससे हमें बैलेंस बन जाता है। और इसका जो हम यूज करते हैं टोटल, ये यूज करते हैं अराउंड 6 to 8 मंथ से 1 ईयर तक। ओके, तो एक हमारे सौरभ भाई का और है क्वेश्चन, वो कहते हैं कि पीआरपी में कितना दर्द होता है और क्या पीआरपी के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है? पीआरपी हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, एनेस्थीसिया दे के भी कर सकते हैं और बिना एनेस्थीसिया भी दिए कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने साल का, कि अगर हम एनेस्थीसिया दे के करते हैं तो पीआरपी मच मोर कंफर्टेबल होता है, बट बिना एनेस्थीसिया के भी पीआरपी किया जा सकता है। बट हम मेजॉरिटी ऑफ अवर पेशेंट्स में एनेस्थीसिया दे के करते हैं। ठीक है सर, अगले 2 कमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है कि कॉस्ट कितना आया और कहाँ से कराया? भाई प्लीज खर्चा बताओ कितना लगा। तो खर्चे का जैसे कि मैंने बताया कि भाई खर्चे तो डॉक्टर साहब भी बता देंगे, मैं भी बता सकता हूँ, थोड़ा आइडिया हो गया है। तो ये डिलाइट क्लिनिक भाई 2 जगह है अपना गुरुग्राम में ही, एक तो सेक्टर 15 में और एक फेज 4 में। ठीक है सर, मैं सही है ना? सुपरमार्ट, हाँ सुपरमार्ट में। तो आप कहीं से भी करा सकते हैं जो भी आपको नियर बाय लग रहा है। अब रही कॉस्ट की बात, तो कॉस्ट तो अब जैसे कि हम पहले तो मैंने आपको बताया भी था वीडियो में कि कॉस्ट डिपेंड करती है डॉक्टर का कितना एक्सपीरियंस है। तो सर ने जैसे बताया कि 10-12 साल तो सर को मिनिमम हो ही चुके हैं, क्यों सर? ठीक है ना?
तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई 30 से 40 रुपए ग्राफ के हिसाब से रहता है, वो आपका डोनर एरिया कितना स्ट्रॉन्ग है क्या है, उस हिसाब से समथिंग ऐसे रहता है। बाकी तो आप ज्यादा डिटेल में बता सकते हो कॉस्ट के बारे में, बाकी केस टू केस पे डिपेंड करता होगा सर। डेफिनेटली, क्योंकि हर एक बंदे की रिक्वायरमेंट ऑफ ग्राफ्स अलग है। किसी की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा हो सकती है कि हमें स्कैल्प के साथ बियर्ड भी यूज करना पड़े, और कई केसेस में बहुत एडवांस में हो सकता है कि हम एक बार में पूरा सिर भर भी ना पाए। पहले हम एक बार में प्रोसीजर करें और सेकंड हो सकता है 6-8 महीने बाद दोबारा से नए एरिया पे प्रोसीजर कर लें। सो ये टोटली वेरिएबल है डिपेंडिंग ऑन द पर्सन्स रिक्वायरमेंट। ऑल्सो ये जो कॉस्ट है वो डॉक्टर ही भी वेरी करती है, क्योंकि हर एक डॉक्टर का अपना एक एक्सपीरियंस है, अपनी एक एजुकेशन है, अपना एक एक्सपर्टाइज है जी। ठीक है। सो ये दो सारे फैक्टर्स मिलके, लेकिन कंपैरेटिवली फिर भी देखा जाए तो इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट बहुत रीजनेबल है ठीक है, और एक्सपर्टाइज अच्छी है। आजकल बहुत ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमारे पास बाहर से आते हैं और इंडिया में ट्रांसप्लांट करवा के जाते हैं। तो सर अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। ये भाई एक मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं, और एक राकेश भाई, तो इनका तो शायद जवाब मिल गया कहाँ से कराया भाई, डिलाइट क्लिनिक आपको बता दिया। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई जैसे कि आपको 1 साल हो गया है कराए हुए ट्रांसप्लांट, तो क्या अभी भी आपकी मेडिसिन चालू है? देखो, इसमें मेडिसिन जो चालू होता है इसमें जो 2 एस्पेक्ट है। जो हमने बाल ट्रांसप्लांट करते हैं उनको उसके बाद कुछ नहीं चाहिए, वो बाल रोबस्ट है, वो बाल फॉल नहीं होते। लेकिन क्या होता है जब भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं कुछ रिमेनिंग हेयर भी होते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, अगर किसी का रिमेनिंग हेयर फॉल हो रहा है तो उसके लिए हम मेडिकेशंस कंटिन्यू कर सकते हैं। मान लो किसी के सारे बाल ही ट्रांसप्लांटेड है और रिमेनिंग हेयर बचे ही नहीं थे, उसमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट मिनिमम है ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, रिमेनिंग हेयर के लिए मेनली मेंटेनेंस होती है, ट्रांसप्लांट हेयर डजंट रिक्वायर मोर और लेस एनी मेंटेनेंस। ओके, तो सर एक कमेंट है जो कि मेरा भी अभी यही कंसर्न था। इन्होंने पूछा है रॉयल बॉय ने कि लेकिन क्या ये दोबारा तो हेयर फॉल नहीं होगा? जो आपने ट्रांसप्लांट किया है या कराया है, या जो बचे हुए हैं रिमेनिंग हेयर्स, इनमें किस में ज्यादा चांस है कि भाई दोबारा हेयर फॉल हो? क्या ये जो हमने बाल लगवाए हैं ये भी दोबारा हेयर फॉल होगा? देखो, इसमें भी 2 एस्पेक्ट है। एक तो जो हमने ट्रांसप्लांट किए हैं ठीक है, वो ट्रांसप्लांट वाले बाल जनरली फॉल नहीं होते। सी ट्रांसप्लांट प्रोसीजर आज ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग है वो 30-40 साल पहले हो चुका है। और इसमें एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब पीछे वाले परमानेंट बाल आगे शिफ्ट करते हैं तो वो फॉल नहीं होते। सो प्रिंसिपल आज भी सेम ही है। अब आजकल हमारे पास बेटर क्या हो गया, टेक्निक्स रिफाइन हो गई है, तरीका करने का बेटर हो गया, लेकिन प्रिंसिपल में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है ठीक है। तो जो ट्रांसप्लांट हेयर है वो जनरली फॉल नहीं करता, रेयर केसेस में फॉल कर सकता है ठीक है, पर मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम कहते हैं कि वो मेंटेन रहते हैं। और दूसरा बात है कि जो रिमेनिंग हेयर है वो डेफिनेटली फॉल कर सकते हैं, लेकिन जब हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो जो मेडिकेशन और पीआरपी साथ में ऐड कर रहे हैं उससे हम रिमेनिंग हेयर की लाइफ भी बढ़ा रहे हैं। सो प्रिंसिपल ये है कि रिप्लेस करना है जहां पे डैमेज ज्यादा है विद ट्रांसप्लांट, और रिजुविनेट करना है रिमेनिंग हेयर्स को, ताकि उनकी हम लाइफ बढ़ा पाए और जो हमारे रिजल्ट्स आए पोस्ट ट्रांसप्लांट वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म हमें सोल्यूशन देके जाएं, शॉर्ट टर्म गैप अरेंजमेंट ना हो। बाकी मोस्टली कमेंट्स सेम ही है, कितना प्राइस आया, कितना खर्चा लगा, कितना टाइम लगा बाल को रिग्रो होने में। तो 6 महीने मुझे लग गए थे, मोस्टली 4 से 5 महीने लगते हैं, मेरा थोड़ा रिजल्ट लेट आया था। तो एक सर क्वेश्चन ये था कि जैसे कि मैं भी थोड़ा सा हेयरफॉल फेस कर रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, तो इसके लिए जैसे कि आपने बोला था कि भाई हम सर की एक बात मुझे खास लगी, मैंने वो भी बहुत सारे क्लिनिक ट्राई करे थे। सर ने बोला कि आप हेयर ट्रांसप्लांट कराओ, उसके 1 साल 2 साल बाद भी हम आपके साथ हैं, कोई भी कमी आएगी तो हम बैठे हैं जो इन्होंने ट्रांसप्लांट किया उसमें। बाकी सजेशन के लिए सर हमेशा अवेलेबल होते हैं, जो भी मुझे सजेशन चाहिए होता है या जो भी मुझे रिक्वायरमेंट होती है तो सर मुझे गाइड करते हैं अच्छे से। उसके लिए सर आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने पूरा 1 साल मेरा काफी अच्छे से साथ दिया। और यही वजह है कि मैं अपनी इस न्यू लुक के सामने मैं कैमरा फेस करने में बिल्कुल डर नहीं रहा हूँ, झिझक नहीं रहा, कॉन्फिडेंस बेटर हो गया है। तो ये है सर, अभी ये अब मोस्टली हो सकता है आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। कोई और सवाल रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, हम तुम याद करेंगे।